हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो। और चैप्टर नंबर 10 का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। यानी कि इससे पहले का अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा इस चैप्टर का, तो आप कैसे देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। तो सिंपली आपको प्लेलिस्ट को ओपन करना है एंड पीछे की जितनी भी क्लासेस आपसे मिस हो गई हैं तो आप उन्हें देखकर कवर कर सकते हो। बाकी आप अपने नोट्स को बनाते चलिए, क्योंकि बैकलॉग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। बैकलॉग करेंगे तो आपको टेंशन अलग होगी और आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो जितनी क्लासेस में लाता हूँ सभी क्लासेस को हैंड टू हैंड पढ़ डालिए, क्योंकि आप कल पर टालेंगे तो कल कभी नहीं आता है, जैसा कि आप जानते हो, है ना। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी जो ITI है ना, इसे हल्के में ना लें, आप अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपका ITI में स्कोर तो बेहतर हो, साथ में आप स्किल्स भी सीखें, है ना। क्योंकि ITI के बाद आप जो है किसी अप्रेंटिस में जाएंगे या फिर आप कहीं जॉब करेंगे तो आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी हमने जो है 9 चैप्टर पहले ही कवर कर लिए हैं। अगर आपके 9 चैप्टर कवर नहीं हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी टर्म्स को पढ़ लिया था, है ना। जो बेसिक केमिस्ट्री थी इस चैप्टर की वो हमने पढ़ ली थी। एंड इस चैप्टर में आपको जो केमिस्ट्री है ना वही आपका बेस है। यानी अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आपका ये चैप्टर बड़े ही आसानी से कवर हो जाएगा। एंड जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके देने वाला हूँ। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक भार के ऊपर बात करी थी, है ना। तो एटॉमिक भार के आगे आपको ये पॉइंट लिखना है कि ऑक्सीकरण के परमाणु का भार, है ना, जो ऑक्सीजन होता है उसके परमाणु का भार कितना होता है? 16 होता है ना। 16 मानकर ही तत्व का एटॉमिक भार ज्ञात किया जाता है ना। ऑक्सीजन के परमाणु का भार 16 मानकर ही तत्व का एटॉमिक भार ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो है सोडियम का अणुभार कितना है? 23 है ना। सोडियम का अणुभार कितना है? 23 है। तो इसका अर्थ है कि सोडियम के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से 23 गुना भारी है ना। जो सोडियम है उसका परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से 23 गुना है भारी है ना। 23 गुना क्या है? भारी है। या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के जो परमाणु है ना, ऑक्सीजन के परमाणु से क्या है? 23/16 गुना भारी है ना। जो सोडियम परमाणु है वो ऑक्सीजन के परमाणु से कितना है? 23/16 गुना भारी है। अब ये टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है ना तो प्लीज़ आप लास्ट क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास आपने नहीं देखी तभी आपको इन चीज़ों में दिक्कत हो रही होगी। बाकी आप समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या क्या बोला है, कैसे बोला है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं भैया बैलेंसी क्या होती है ना। बैलेंसी आपने पढ़ा होगा, बैलेंसी के बारे में क्लास 11th में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो देखिए बैलेंसी क्या होती है, यानी संयोजकता इसे कहते हैं। बैलेंसी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में संयोजकता कहते हैं, है ना। बैलेंसी या संयोजकता किसी तत्व के अणु को एक दूसरे तत्व के परमाणु के जो अणु होते हैं ना, अणुओं के साथ जोड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसी कहते हैं। एक बार दोबारा बताते हैं। देखिए संयोजकता, इसे अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, संयोग करने की क्षमता, आप ऐसे कह सकते हो। संयोजकता क्या है? संयोग करने की क्षमता है ना। आप कितना संयोग कर सकते हो, तो वही क्या है? संयोजकता है। तो संयोजकता क्या है? किसी भी तत्व के अणु को जो है दूसरे तत्व के अणुओं के साथ जोड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम बैलेंसी या फिर संयोजकता कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा भारी चीज़ नहीं थी एंड ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, वो एक अणु को जो है दूसरे अणु से जोड़ रहा है, तो जोड़ेगा किस बेस पर? उसकी जो जितनी क्षमता होगी, वैलेंसी होगी, है ना, उसके बेस पर जो है वो जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना था। इसके बाद फैराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस संबंधित नियम है वो आपको पढ़ना है। फैराडे, है ना, एक महान वैज्ञानिक थे और इनका जो है इलेक्ट्रोलिसिस संबंधित नियम है, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए इनके जो है 2 नियम थे। तो पहला नियम हम पढ़ते हैं, ये आपके जो है 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना उसमें एज इट इज़ ये टॉपिक है ना। जिसने 12th क्लास करके जो है ITI में आए हैं तो उन्होंने जो है केमिस्ट्री में क्लास 12th में पढ़ा होगा फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस संबंधित नियम। और 2 नियम थे, दोनों नियम एज इट इज़ आपके ITI में हैं। तो देखिए पहला नियम क्या था? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट गुजारा जाता है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है भैया? तो यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है ना तो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट आप इस क्लास पे ना आएँ, आप पहले क्लास 1 देखें एंड इसके बाद क्लास 2 देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने बता रखा है ना।
तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूट जाता है ना, अपने आयन में यानी आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आयन की संख्या दो बातों पर निर्भर करेगी। अब वो दो बातें कौन कौन सी हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहली बात है हमारी इलेक्ट्रोलाइट में से गुजर रहे करंट की मात्रा। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से कुछ ना कुछ करंट गुजर रहा होगा, तो जो भी करंट गुजरेगा ना उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, इस बात पर डिपेंड करेगा। और जो आपका दूसरी बात है, दूसरी बात कौन सी है, करंट गुजारने का समय है ना, जो करंट है वो कितने टाइम तक गुजर रहा है या कितने टाइम में गुजर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये नियम काफ़ी आसान है। इसमें कहता क्या है, देखिए जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे, करंट को गुजारेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटेगा। भाई जाहिर सी बात है, आयनों में टूटेगा है ना। तो आयन्स की जो संख्या होगी ना, दो बातों पर निर्भर करेगी। अब वो आयन्स की संख्या को हम जो है m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से। अब वो जो है दो बातों पर डिपेंड करेगी। कौन कौन सी, पहली तो इलेक्ट्रोलाइट में से गुजर रहे करंट की मात्रा कितनी है, और दूसरी जो है करंट गुजरने का समय कितना है ना। इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगी। अब इसके जो है फॉर्मूले बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। m क्या है, जो आपके आयन्स है ना, आयन्स की संख्या है ना। तो m बराबर ZIT है ना, ZIT। Z क्या है, ये भाई नियतांक का स्थिरांक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। IT है ना, I क्या है, करंट है, जितना करंट गुजर रहा है, और T क्या है, टाइम है ना। तो ये आपका m बराबर ZIT एक फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करें IT किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा ना, Q बराबर IT है ना, पढ़ा होगा क्लास 10th में। Q बराबर IT यानी आवेश जो है किसके बराबर होता है, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, जो आपका करंट, आवेशों की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना। तो वही जो है Q बराबर IT आपका फॉर्मूला निकल आया। तो यहाँ पर आप बात करें, देखिए m बराबर ZIT होता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, ZQ। Q को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए IT बराबर होता है Q के, है ना, Q बराबर IT। तो इसलिए m बराबर ZIT हमारा फॉर्मूला था। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, m बराबर Z इंटू Q, है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है ना। तो चलिए अब मैं आगे दूसरा नियम की बात कर लेता हूँ। तो दूसरा नियम भी था फैराडे का, जो कि काफ़ी आसान है, इसे समझना। देखिए यदि एक ही मात्रा की बिजली अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स में से गुजारी जाए। अब क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या हो रहा था, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था जिसमें हम करंट को फ्लो कर रहे थे, तो वो दो आयनों में टूट रहा था, और दो आयनों की मात्रा है वो किस पर डिपेंड कर रही थी, पहली उसमें कितना करंट गुजर रहा है, दूसरी उसमें कितने समय तक करंट गुजर रहा है ना। तो ये सारा कुछ था। लेकिन दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, यदि एक ही मात्रा की बिजली है ना, कोई एक सेम क्वांटिटी है, मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा है, दोनों में हम प्रवाहित कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स में से गुजार रहे हैं, है ना। तो जो है मुक्त हुए आयन, जो आयन होंगे ना, मुक्त हुए आयन के बाहर उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के बराबर यानी समानुपाती होंगे। बराबर नहीं होंगे, समानुपाती होंगे। समानुपाती में क्या मतलब होता है कि जितना ज़्यादा इस साइड की चीज़ बढ़ती है उतनी ज़्यादा इस साइड की चीज़ बढ़ती है ना, तो उसे हम समानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती क्या कहते हैं, जितनी इस साइड की चीज़ बढ़ेगी उतनी उस साइड की चीज़ घटेगी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी एक ही मात्रा की बिजली, मान लीजिए 5 एम्पियर के हमारे पास करंट है, और दो इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने जो है बना रखा है, दोनों अलग अलग विलयन है, और दोनों में हम 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना अपने आयनों में टूटेंगे, तो आयन के बाहर है ना उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या है, फॉर्मूला बन जाता है m1/m2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2, है ना। ये हमारा क्या है, एक सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला है। इसे आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। बाकी जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है कि m1/m2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2 होता है ना। तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस के लाभ। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस हम करा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लाभ क्या क्या हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, धातुओं को शुद्ध करना, तांबे तथा धातुओं को इसी विधि से शुद्ध किया जाता है। यानी कि जो धातुओं को शुद्ध करने में हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कॉपर है ना, और वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है, तो उसे आपको शुद्ध करना है, प्योर करना है, तो कैसे करेंगे, आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, प्रक्रिया आपको सारा कुछ बता रखा है कैसे करते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, धातुओं को शुद्ध करने में हम किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग करते हैं। तांबे तथा धातुओं को इसी विधि से हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं।
धातुएं नेगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होकर इकट्ठी होकर धातु की अशुद्धियाँ तथा जो मलिनताएं होती हैं ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स में रह जाती हैं। बाकी जो आपकी धातु है वो आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ना। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। जो आपका तांबा होता है, कॉपर होता है ना, या फिर कोई और धातु है, तो उसे अगर आप शुद्ध करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कर सकते हो। धातुएँ नेगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है मुक्त होकर इकट्ठी हो जाती हैं ना, और अशुद्धियाँ या फिर मलिनताएं जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स में रह जाती हैं और आपकी धातु शुद्ध हो जाती है। तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का एक लाभ कहते हैं, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपने नाम भी सुना होगा कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। चलिए पढ़ते हैं। इस विधि में सस्ती धातुओं पर महंगी धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है। यानी आपके पास कोई सस्ती धातु है, आप उसे महंगा करना चाहते हो तो ये महंगी धातु की एक पतली सी परत चढ़ा दो और वो बिल्कुल महंगी लगने लगेगी, है ना। तो इस विधि में हम करते क्या हैं, सस्ती धातु पर महंगी धातु की एक पतली सी परत को चढ़ाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से। इससे जो है बेस पदार्थ को जंग से बचाया जाता है। क्या करते हैं, जो आपका पहले वाला पदार्थ था उसे हम जंग से बचा सकते हैं तथा देखने में भी सुंदर लगती है। अब भाई जब आपने सस्ती धातु थी उस पर आपने जो है पतली सी परत चढ़ा दी महंगी वाली धातु की, तो महंगी वाली धातु तो सुंदर दिखेगी ही। तो अब वो आपकी ओवरऑल जो धातु है वो आपकी सुंदर दिखने लगेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि भाई उस पर जंग भी नहीं लगेगी, है ना। तो ये बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि जो धातुएं होती हैं, सस्ती धातुएं होती हैं, उन पर अगर हम महंगी धातुओं की परत को चढ़ाएंगे तो हम किसकी सहायता से चढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से चढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक हमने अच्छे से समझ लिया है। एंड इसके बाद आपको जो है कुछ और चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा है ना। ऐसा मत समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी लेकर के लाया हूँ। तो भाई जहाँ पर थ्योरी है वहाँ तो लिखना पड़ेगा ही, और ये सारी चीज़ें आपको समझने में भी आनी चाहिए, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा। तो देखिए इसमें क्या है, वह वस्तु जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है सबसे पहले केमिकल या रासायनिक जो रसायन होता है ना, से अच्छी तरह साफ़ कर लो, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे हैं, है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए वह वस्तु जिस पर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, तो उसे आपको करना क्या है, सबसे पहले केमिकल या फिर किसी रसायन से आप उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आपको करना क्या है, फिर उसे ऋण प्लेट, है ना, ऋण प्लेट जो नेगेटिव प्लेट होगी, या कैथोड के रूप में, है ना, कैथोड के रूप में तार से बांधकर इलेक्ट्रोलाइट के घोल में लटका दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कप है ना, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट का घोल तैयार कर रखा है और उसमें आपने जो है अपनी जो धातु है साफ़ कर ली किसी केमिकल या रसायन से। अब उस पर आपने तार से बांधकर उसे लटका दिया, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट के घोल में लटका देते हैं। जिस धातु की परत चढ़ानी है ना, उसको उसी धातु के अनुकूल लवण में तैयार किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कॉपर है, तो कॉपर जो आपका कॉपर सल्फेट का ही क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का घोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम के में डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जिस धातु का आपका जो है प्लेट है, जिस धातु की आपकी जो है प्लेट है, उसी धातु का क्या होना चाहिए, लवण का विलयन होना चाहिए। धन प्लेट तथा एनोड, है ना, धन प्लेट तथा एनोड उसी धातु की प्लेट से बनाई जाती हैं जिसकी परत चढ़ानी हो। अब ठीक मात्रा में डीसी सप्लाई इलेक्ट्रोलाइट्स में से गुजारा जाता है। अब जो आपके पास डीसी करंट है, डीसी करंट को आपको फ्लो करना है, एंड इससे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में से धातु के पॉजिटिव आयंस मुक्त होकर कैथोड या वस्तु पर जम जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में भी आई होगी और बहुत से स्टूडेंट्स को हो सकता है समझ में ना आई हो। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको समझाने की पूरी प्रयास की है एंड आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में जो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत फील होती हो, क्योंकि केमिस्ट्री जो है लड़कियों की ही अच्छी होती है ना, ये बात आप जानते हो। तो केमिस्ट्री में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप आसानी से समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। अगर आपको थोड़ी सी वीक है केमिस्ट्री तो आपको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी। बाकी मैं इस तरह से समझा रहा हूँ कि आपको समस्या ना हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समस्या हो रही है नहीं हो रही है ना, जिससे कि मुझे पता चले एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर पाऊँ। तो तभी तो मुझे पता लगेगा ना। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, है ना। तो आपको करना क्या है, कमेंट ज़रूर करना है।
तो देखिए अभी तक हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पूरी जानकारी ले ली। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम इलेक्ट्रोटाइपिंग के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोटाइपिंग आखिर क्या होती है? तो इस विधि से छपाई के लिए जो किताबें तैयार होती हैं ना, आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं उनमें किताबें बनती हैं, तो वो इलेक्ट्रोटाइपिंग के द्वारा बनती हैं। तो इस विधि से छपाई के लिए किताब के पूरे पृष्ठ का टाइप तैयार किया जाता है ना। इससे किताब की छपाई होती है। तो जो किताबों पर छपाई होती है ना, तो उसे हम इलेक्ट्रोटाइपिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोटाइपिंग की सहायता से ही आपकी किताबें बनती हैं। प्लेन पेज होता है एंड उस पर इलेक्ट्रोटाइपिंग के द्वारा ही जो है ये शब्द लिखे जाते हैं। जो भी आपकी कहानी होती है किताब में, जो भी थ्योरी होती है, वो इसी तरह से लिखी जाती है। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रोटाइपिंग की सहायता से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बात करते हैं सेल तथा बैटरी क्या होता है। अब यहाँ से हमारा देखिए सेल और बैटरी शुरू हो रहा है। यानी अब तक मैंने आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाई है। यानी यहाँ तक मैंने सिर्फ आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाई। अब मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई, है ना? अब आप कहेंगे तो आप डायरेक्ट शुरुआत कर देते सेल और बैटरी से। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि आगे जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। जो मैंने इसके ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं ना, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आगे आपको यूज़ देखने को मिलेगा कि ये मैंने एनियंस क्यों बताया, एनोड कैथोड क्यों बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई, आगे आपको पता लगेगा। तो रुकिए ज़रा, सब्र करिए, है ना। तो देखिए सेल और बैटरी क्या होता है, चलिए आप पढ़ते हैं। तो देखिए सेल का अर्थ है एक इकाई या यूनिट, है ना। सेल का अर्थ क्या है? एक इकाई या फिर यूनिट। इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी जो आपका सेल होता है, अगर आपसे कोई पूछता है सेल को हम किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है। अब रासायनिक कैसे कह रहे हैं? तो देखिए आपके पास कोई सेल होगा ना, तो उसे आप खोल के देखिएगा। आपके पास पहले फ़ोन आया करते थे तो उसकी बैटरी निकल जाया करती थी, है ना, आपने देखा होगा। तो उस बैटरी को आपने बचपन में खोला भी होगा, खोल के देखा होगा, तो उसमें एक ब्लैक कलर का निकलता है और उसमें जो है पॉलीथीन के टाइप निकलती है और उसमें जो है केमिकल भरा रहता है ना, गीला गीला चिपचिपा। तो वो क्या होता है भैया? केमिकल होता है। और वो केमिकल होता है और वो केमिकल ऊर्जा होती है ना, यानी केमिकल एनर्जी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आप कोई सेल उठाकर देखेंगे ना, तो उसमें भी क्या होता है? एक घोल बना हुआ होता है सेल में, है ना। वही जो है रासायनिक ऊर्जा होती है और वो जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बैटरी की बात करें तो बैटरी समझना काफ़ी आसान है। सेल के समूह को ही क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेल क्या है, मैंने आपको बता दिया। सेल का अर्थ क्या है? एक इकाई या यूनिट है। सेल हमेशा एक ही होगा, है ना, सेल हमेशा एक ही होगा। अब मान लीजिए आपके पास 5 सेल हैं, 5 सेल हैं, तो वो हैं तो सेल, लेकिन पाँचों को आपने अगर कनेक्ट कर दिया आपस में, है ना, चाहे वो सीरीज़ में करें, पैरेलल में करें, बात अलग है, लेकिन आपने उन्हें कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो आपके पास संयोजन बना, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका बैटरी कहलाएगा। अब वो सेल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें कनेक्ट कर दिया है ना। अगर आप अलग अलग एक सिंगल सेल को यूज़ कर रहे हो तो वो सेल है। अगर 2 या 2 से अधिक सेलों को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या है? बैटरी बन जाएगी, है ना। तो ये बात आपको समझना चाहिए था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेल के कुछ दोष भी होते हैं ना। जिस चीज़ के फ़ायदे होंगे उसके नुकसान तो ज़रूर होंगे, है ना। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं सेल के दोष क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं। तो देखिए जब सेल का प्रयोग किया जाता है तो समय के साथ करंट घटता है। सेल के कुछ दोषों के कारण ऐसा होता है। अब देखिए सेल में कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है? सेल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है समय के साथ करंट घटता है। और करंट घटता है तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते, उन्हें चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है? उन्हें एक बार यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, जो आपके पास घड़ी होगी, है ना, आपके घर में अगर घड़ी है तो उसमें जो सेल पड़ा हुआ है ना, उसे निकाल कर देखिए, उस सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते, है ना, उसे चार्ज नहीं किया होगा। आपके घर पे उस घड़ी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने घड़ी में सेल डाला, वो चल रही है, एंड 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी है वो डाउन हो जाएगी। उसका जो है समय के साथ करंट घट जाएगा। और डाउन होने के बाद आप क्या करते हो? उसे चार्ज नहीं करते, क्योंकि कर भी नहीं सकते, है ना। आप करते हो, मार्केट जाते हो और दोबारा से नया सेल ले आते हो एंड उसमें लगा देते हो, आपकी घड़ी चालू हो जाती है। तो यानी सिंपल सी बात करें तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो चार्जेबल नहीं होते हैं और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, यानी उन्हें चार्ज कर सकते हैं। तो सेल का एक दोष होता है जो, और इस दोष के कारण क्या होता है? सेल को लंबे समय तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसे जो है प्रयोग करते समय जो है उसका करंट घटते रहता है और एक टाइम ऐसा आता है वो सेल ख़राब हो जाता है ना। स्थानीय क्रिया, अब बात करते हैं भैया स्थानीय क्रिया क्या होती है। देखिए यदि शुद्ध जस्ते, है ना, यदि शुद्ध जस्ते की प्लेट सेल में प्रयोग की जाए। अब शुद्ध जस्ता मिलना तो मुश्किल
होता ही है, लेकिन अगर मिल गया तो उससे जो है आप शुद्ध जस्ते की प्लेट से सेल का प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार इस पर जो है उस समय तक कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी जब तक सेल से कोई करंट नहीं लिया जाएगा। यानी कि स्थानीय क्रिया का मतलब क्या है, यदि आपके पास शुद्ध जस्ता है, उसकी प्लेट है, सेल में प्रयोग कर रहे हो, तो ऐसे में होगा क्या, तो इस पर उस समय तक कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होगी जब तक आप उसका इस्तेमाल ना कर रहे हो, यानी उसका करंट आप नहीं ले रहे हो, है ना, उससे करंट नहीं लिया जा रहा है। शुद्ध जस्ते की प्लेट प्राप्त करना कठिन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आसानी से नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपको मिल भी गई तो उसके जो है फ़ायदे मैंने आपको बता दिया। जब तक आप करंट नहीं लेंगे तो वो क्या नहीं होगी, जब तक उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, है ना। तो मैंने आपको बताया जो आपका जस्ता है ना, कहाँ गया, जो आपकी रासायनिक क्रिया नहीं होगी, सेल में कोई करंट नहीं होगा। तो जो शुद्ध जस्ता है, इसकी प्लेट प्राप्त करना कठिन होता है, मिलती नहीं है आसानी से। आमतौर पर जस्ते की प्लेट व्यापारिक जस्ते से ही बनाई जाती हैं, है ना। व्यापारिक जस्ते में कई प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती हैं, जैसा कि आप जानते हो व्यापार है ना, तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी। तो व्यापारिक जस्ते में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे सिक्का, लोहा, कार्बन तथा आर्सेनिक आदि, है ना। ऐसी अशुद्धियाँ आपको जस्ते में देखने को मिलेंगी। तो जस्ते में मिलावट के कारण स्थानीय सेल बन जाते हैं। अब देखिए, जस्ता आपको प्योर तो मिला नहीं, अगर प्योर मिल जाता तो आपका जो ऊपर वाली लाइन है मैंने आपको बताया, तब तक कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी उस सेल में जब तक आप उसमें कोई करंट नहीं ले रहे हो। लेकिन शुद्ध जस्ता तो मिलना आसान है नहीं। मान लीजिए आपको शुद्ध जस्ता नहीं मिला, मिलावटी वाला मिल गया, तो उसमें होता क्या है, जस्ते में मिलावट के कारण स्थानीय सेल बन जाते हैं और जस्ता बिना काम किए ही व्यर्थ खत्म होने लगता है, यानी होता रहता है। यानी कि अगर आपके पास शुद्ध जस्ता नहीं है और आपने मिलावटी जस्ते से सेल बनाया है, तो उसमें होगा क्या, वो आपका जो है स्थानीय सेल उसमें बन जाएंगे और जो है वो करंट को फ्लो करते रहेगा और अपने आप ही जो है व्यर्थ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसे स्थानीय क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्थानीय क्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है कि जो आपकी स्थानीय क्रिया होती है वो क्या होती है ना, सेल में क्यों होती है। और जस्ता अगर आपको प्योर मिल रहा है तो स्थानीय क्रिया नहीं होगी, और अगर आपको प्योर नहीं मिल रहा है, मिलावट वाला मिल रहा है, तो उसमें स्थानीय क्रिया होगी, क्योंकि उसमें जो है स्थानीय सेल बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है उसमें स्थानीय क्रिया होगी। तो ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके बाद इस दोष को दूर करने के लिए, अब भाई दोष है तो उसे दूर भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, है ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए शुद्ध जस्ते की प्लेट प्रयोग करना चाहिए। अब भाई शुद्ध जस्ते की हम प्रयोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शुद्ध जस्ते की प्लेट का प्रयोग करते हैं। यदि शुद्ध जस्ते की प्लेट ना हो तो इस पर हम पारा चढ़ा देते हैं। यानी अगर आपको शुद्ध जस्ते की प्लेट नहीं मिल रही है मार्केट में या कहीं पर भी, तो आप करेंगे क्या, उस पर एक पारा चढ़ा देंगे, है ना। उस पर हम पारा चढ़ा देते हैं, जिससे जस्ता पारा मिश्रण बन जाता है। यानी जस्ता का पारा का मिश्रण हो जाएगा, जस्ता और पारा का क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। पारे की परत के नीचे, है ना, पारे की जो परत होती है उसके नीचे अशुद्धियाँ ढक जाती हैं तथा केवल जस्ता ही तेजाब के संपर्क में रहता है, और इस तरह से जो है स्थानीय क्रिया बंद हो जाती है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, कोई कठिन बात नहीं थी, बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, कोई किताबी भाषा नहीं लिखी है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। मैं बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास क्या था, शुद्ध जस्ता नहीं मिल रहा था, है ना, तो आपने क्या किया, आपने उसमें पारा मिला दिया, है ना। पारा और जस्ता जो और होता है ना, जस्ता और पारे का आपने मिश्रण बना लिया, और ऐसा करने पर क्या हुआ, परत आपने चढ़ा दी, तो शुद्ध जो है अशुद्धियाँ ढक जाएंगी। किसकी, जो जस्ता होता है उसकी अशुद्धियाँ ढक जाएंगी, और जो आपका जस्ता है वो तेजाब के संपर्क में रहेगा, और इस तरह से जो है स्थानीय क्रिया बंद हो जाएगी। स्थानीय क्रिया बंद होना मतलब आपका जो है करंट जो है लॉस नहीं होगा सेल में, यानी कि जब तक आप उससे कोई करंट नहीं लेंगे तब तक उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, और रासायनिक क्रिया बेवजह नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका सेल लंबे समय तक चलेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्थानीय क्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये स्थानीय क्रिया क्या होती है, क्यों होती है ना, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो अगर शुद्ध जस्ता मिल रहा है ना तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको जो है उसमें पारा मिलाकर मिश्रण तैयार करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल के दोष क्या होते हैं, स्थानीय क्रिया क्या होती है, स्थानीय क्रिया को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में पढ़ी, एंड मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक बार रिवाइज़ करा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है।
तो देखिए जो आपने लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था कि एटॉमिक भार क्या होता है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया एटॉमिक भार से। एंड बैलेंसी हमने पढ़ा, बैलेंसी क्या होता है, और फैराडे के जो 2 नियम हैं, पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों नियम को हमने आसानी से पढ़ा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम में हमारा फॉर्मूला था, पहले नियम में भी फॉर्मूला था, तो दोनों नियम को हमने अच्छे से पढ़ा। इलेक्ट्रोलिसिस के लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताए। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और इलेक्ट्रो टाइपिंग क्या होती है, इन सभी चीज़ों के हमने बारे में पढ़ा। देखिए इलेक्ट्रो टाइपिंग क्या होती है ना, सेल और बैटरी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। एंड इसके बाद जो सेल के दोष होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। तो स्थानीय क्रिया के बारे में भी पढ़ा। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आप पचा नहीं पाएंगे, है ना, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं, जो कि इस चैप्टर की यानी 10th चैप्टर की हमारी क्लास नंबर यानी लेक्चर नंबर 2 था। और लेक्चर नंबर 3 के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप आने वाली वीडियो को देख पाएँ। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइए, मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, है ना, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है। पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ एंड और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँ, है ना। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अगर वो भी ITI कर रहे हैं, है ना, तो उनका भी फ़ायदा हो पाएगा। बाकी इस चैप्टर के आपको PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।